भाई आज जब यानी कि मैट कार्डोना ने रैंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक किया माइक के ऊपर भाई, फिर जब उसको यहाँ पे मैच में पूरी तरीके से भाई इंजर्ड कर देता है, बंदा टॉर्चर ही करने के ऊपर तुला जाता है भाई। बहुत ही टॉर्चर किया आरक्यू ने। फिर हमें जानी कि फाइनल हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे कोडी रोज का हमें रिटर्न देखने को मिलता है, जहाँ पे बैक स्टेज के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड भी उनको रोक रहे होते हैं, मगर उनकी बातें ना सुनते हुए जो यानी कि भीड़ने लग जाता है यानी कि आरक्यू वाइपर से। रैंडी ऑर्टन ने भाई आज अपना फाइनली रिवेंज ले लिया यानी कि वाइपर से। और आज स्मैकडाउन की शुरुआत होती है रैंडी ऑर्टन वाइपर से, जो अपनी लेगेसी प्राइम को लेकर के यानी कि स्मैकडाउन को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम सब क्या सोच रहे हो भाई, पर यहाँ पे रैंडी ऑर्टन आरक्यू कहते हैं कि तुम ये भी सोच सकते हो कि मैं अपनी 50 टाइम यानी कि लेगेसी चैंपियनशिप में पीछे यानी कि नहीं जाना चाहता हूँ और मैं आगे जाना चाहता हूँ। और इस वजह से क्राउड का जो शोर होता है वो बहुत ही यानी कि हॉरर होता है इस तरीके से। और लास्ट फ्राइडे को जो मेरा यानी कि पंगा हुआ था मैट कार्डोना से, तो वो उसको अपना खुद का ब्लेम है, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो बंदा खुद ही मुझे मेरे ऊपर यानी कि रेस्पॉन्स देने आ रहा था भाई। रैंडी ऑर्टन तो पूरी तरीके से बौखला जाते हैं, वो पूरी यानी कि हर बात कंप्लीट करना चाहते हैं यानी कि मैट कार्डोना के अगेंस्ट भी और कोडी रोज के अगेंस्ट भी। और तो और भाई आज यानी कि स्मैकडाउन में यानी कि रैंडी ऑर्टन वाइपर ने ये तक कह दिया यानी कि मेन इवेंटर का जो बंदा है रेसलमेनिया का वो मैं ही हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैट कार्डोना का हमें सॉन्ग यानी कि प्ले होने को हमें देखने को मिलता है, मगर मैट कार्डोना जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो रैंडी ऑर्टन ने कहते हैं कि स्टॉप द म्यूजिक, इसका म्यूजिक बंद करो। भाई मैट कार्डोना को तो म्यूजिक यानी कि तब बंद होता है जब यानी कि रैंडी ऑर्टन वाइपर के ऊपर एक यानी कि माइक हॉरर वाला एक अटैक कर देते हैं और सीधा यानी कि रैंडी ऑर्टन का टकला जो है वो फूट जाता है। भाई मैट कार्डोना ने अभी के यानी कि ऊपर तो अटैक कर दिया, मगर बाद में क्या यानी कि दिक्कत झेलनी पड़ी मैट कार्डोना को, तो वो मैच में ही यानी कि पता चला था यानी कि मैट कार्डोना को तो। और आज हमें भाई यानी कि ट्रिक विलियम यानी कि निकोडस के साथ में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे निकोडस उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं और कहते हैं कि तुम यानी कि अपने मैच यानी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरी तरीके से अपने यानी कि आप यानी कि परफेक्ट बंदे हो, और मैं तुम्हें यहाँ पे जो खुशखबरी देने वाला हूँ और वो रेसलमेनिया में सबसे बड़ा तुम्हारा मैच होगा। और यहाँ पे वो रिएक्ट करते हैं और निकोडस को वो थैंक यू कहते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है कि सेमी जेन हमें बैक स्टेज हमें देखने को मिलता है, जो यहाँ पे निकोडस सेमी जेन से कहता है कि सेमी आई एम सॉरी, देखो तुम यानी कि एक मैच डिजर्व करते हो। यानी कि जो ट्रिक विलियम होता है उसके लिए भी वो रेस्पेक्ट यानी कि ऐसी कुछ बातें कराए, मगर निकोडस से जब बात होती है तो वो सीधे मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं कि यानी कि सेमी जेन का मैच में यानी कि कोई भी रेसलमेनिया में मैच फिक्स नहीं हुआ है। और ये सुनकर भाई जब सेमी जेन यानी कि हार्डलेस हुआ उदास हुआ तो वो पीछे ही यानी कि जाने लगा, मगर यहाँ पे क्या होता है कि वो ट्रिक विलियम के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पे अपनी इंस्पिरेशन यानी कि जमाने के लिए वो निकोडस को भी यहाँ पे वो जवाब दे देता है कि हे यानी कि निक, तुम देखना चाहते हो ना कि मेरा रेसलमेनिया में कौन सा मैच होगा, तो देख लो तुम, यही यानी कि मैच परफेक्ट हो सकता है। इसके बाद हमें सेमी जेन का कार्मेलो हेयस के साथ हमें टाइटल हमें मैच हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे अपनी पूरी यानी कि इंस्पिरेशन के साथ यानी कि सेमी जेन जो है वो पावर ऑफ द जंपिंग करे होते हैं कार्मेलो हेयस से, यानी कि पूरी तरीके से अपने जो यानी कि वार होते हैं ना, कुछ ऐसे अटैक यानी कि ऐसे रिएक्शन वाले मूवमेंट, तो वो एक भी ऐसा अटैक नहीं था जहाँ पे वो परफेक्ट नहीं हो सेमी जेन का। और तो सेमी जेन का जो सबसे खतरनाक अटैक था वो था रिंग ऑफ द जंपिंग वाला, जब सेमी जेन और यानी कि कार्मेलो हेयस रिंग के यानी कि साइड के ऊपर पड़े थे और यहाँ पे सबसे बड़ी छलांग लगाई थी। भाई सेमी जेन के यहाँ पे जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं और मेट कार्मेलो जो जो कि यानी कि कार्मेलो हेयस जो होते हैं वो भी अपने यानी कि मूवमेंट्स दिखा रहे होते हैं, मगर यहाँ पे उसको ही यहाँ पे टक्कर दे देते हैं सेमी जेन। तो ये देखकर क्या लगता है कि जो ट्रिक विलियम बंदा होता है तो ये उनसे बात सेम नहीं होती, और वो क्या करता है कि अपनी यानी कि कुर्सी से उठकर यानी कि सीधे यानी कि जाता है उस टाइटल के ऊपर जो मैच हो रहा होता है टाइटल्स के अगेन। और भाई वो टाइटल यानी कि उठा के क्या करता है कि जो मैच चल रहा होता है कि वही मैच के बीच में फेंक देता है, और सेमी जेन इनसे इस यानी कि मूवमेंट से इंस्पायर हो जाता है। तो क्या होता है कि ट्रिक विलियम यानी कि कार्मेलो हेयस के ऊपर पंच कर देता है और देखता है कि सेमी जेन जे एक अच्छा मौका है यानी कि अटैक करने को, तो फिर क्या होता है कि अपना बेस्ट यहाँ पे मूवमेंट दे देते हैं सेमी जेन। और भाई फिर जो हुआ यानी कि सेमी जेन का मूवमेंट लगाने के बाद जो क्लाइमॉक्स के होती है वो लगाने के बाद सेमी जेन जो है यानी कि फाइनली एक यानी कि न्यू चैंपियनशिप बन गए हैं। भाई कार्मेलो हेयस को यानी कि वो चैंपियनशिप खोने का दुख नहीं था जितना कि ट्रिक विलियम को दुख हुआ था यानी कि सेमी जेन के चैंपियनशिप बनने से। और आप तो ये बात अच्छी तरीके से जानते हो क्योंकि उस मैच में एक रिएक्शन ही ऐसा हुआ था। इसके बाद जेका फाटू और ड्रू मैकिंटायर का हमें यहाँ पे कुछ सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पे जेका फाटू कहते हैं कि तुम क्या समझते हो खुद को, तुम एक मोस्टर हो। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे से बेटर हो। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यानी कि जेका फाटू की अभी अभी के टाइम में जो वो हालत है तो इंजर्ड है, तो यहाँ
पे क्या होता है कि ड्रू मैकिंटायर आता है अपनी यानी कि प्राइम लेगेसी को लेकर के और कहता है कि तुमने ही यानी कि मेरी ज़िंदगी लाइफ को बर्बाद किया है मेरे टाइटल के बीच में आके, और तुम यानी कि खुद को एक चैंपियनशिप के अगेन दोषी देते हो, यानी कि तुम चाहते हो कि तुम ही सिर्फ चैंपियनशिप के यानी कि मेन मुद्दे बनो, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी जो पूरी फैमिली मेंबर में है तुम्हें यहाँ पे कुछ भी डिजर्व नहीं करता है। भाई इस सब में एक बात ना बहुत ही अजीब थी, और वो ये यानी कि जो भी ड्रू मैकिंटायर यानी कि इंसल्ट कर रहे होते हैं जेकब फाटू का, तो वो जेकब फाटू भाई लिटरली वो उसकी उसकी बातें जो ड्रू मैकिंटायर के सुनते ही चले जाते हैं और लास्ट में ऐसा कुछ कह देते हैं यानी कि जेकब फाटू को कि तुम एक यानी कि सबसे बड़े दाग हो WWE के ऊपर। और भाई ये सुन के जेकब फाटू यानी कि सीधे आने लगते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। पर यहाँ पे क्या होता है कि निक ओडस हमें यानी कि उसके ऊपर हमें देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर के, और यहाँ पे एक प्राइम लेगेसी छेड़ देता है रेसलमेनिया के लिए। निक ओडस कहता है कि बहुत हो गई तुम लोगों की यहाँ पे बकवास, अब मैं जो कहने जा रहा हूँ तुम बात वो ध्यान से सुन लो। और वो भाई यानी कि वो एक परफेक्ट मैच लेकर आए थे यानी कि निक ओडस रेसलमेनिया 42 के लिए, और ये बात सुन के जो यानी कि खुशी होती है ड्रू मैकिंटायर के ऊपर और यहाँ तक कि जेकब फाटू के ऊपर, मगर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि ड्रू मैकिंटायर बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि भाई जेकब फाटू के लिए यानी कि एक खतरनाक मैच हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे नो गिव अवे यानी कि वाला मैच होता है, यानी कि कोई भी यहाँ पे रेफरी नहीं, कोई भी ऐसा यानी कि रिएक्शन नहीं जैसे कोई बेबी फेस हो, मगर सिर्फ डेंजरस मूवमेंट, और ये यानी कि सुन के ड्रू मैकिंटायर बहुत ही खुश होते हैं। इसके बाद हमें मैट कार्डोना और यहाँ पे रैंडी ऑर्टन वाइपर का हमें मैच देखने को मिलता है, जहाँ पे भाई पूरी तरीके से जो रैंडी ऑर्टन वाइपर होते हैं वो मैट कार्डोना को पूरी तरीके से वो टॉर्चर कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ में उसका जो रिवेंज होता है वो आपको तो पता है कि कितने यानी कि ओवर लेवल मूड में होता है बंदा। ये तो भाई रैंडी ऑर्टन वाइपर पूरी तरीके से टॉर्चर करने जा रहा था मैट कार्डोना को, इसी वजह से जो मैट कार्डोना थे वो मैच को अपनी यहाँ पे पूरी परफेक्ट विक्ट्री नहीं ले पा रहे होते हैं। और ये बात तो भाई मुझे यानी कि पहले से ही पता चल गई थी। देखो जब यानी कि मैट कार्डोना ने रैंडी ऑर्टन वाइपर के ऊपर माइक यानी कि अटैक किया था उसके टकले के ऊपर, और मुझे लगता है कि जब इनका मैच शुरू होने वाला है तो मैं पहले ही समझ गया था कि इस मैच की जो कंडीशन यानी कि जो सिमिलरिटी होगी वो पूरी तरीके से यानी कि अगेंस्ट हो सकती है रैंडी ऑर्टन वाइपर के, और वो इस मैच को ओवर लेवल मूड में लेकर जा सकते हैं। और हुआ भी यानी कि सेम वैसी हमें चीज़ें देखने को मिली, जहाँ पे वो रैंडी ऑर्टन वाइपर पूरी मैच में टॉर्चर कर रहा होता है, और फिर अपना यहाँ पे लास्ट में आरकेओ मूवमेंट देके पूरी तरीके से इस मैच को यानी कि वो जीत लेता है। और भाई यानी कि इस मैच के जीत जाने के बाद जैसे ही रैंडी ऑर्टन रेफरी को यानी कि यहाँ पे अनाउंस करते हैं मैच को जीतने के लिए, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे कोडी रोज का हमें रिटर्न देखने को मिलता है, कि जहाँ पे वो अपनी वैगन से निकल रहे होते हैं और सिक्योरिटी गार्ड भी उनको यहाँ पे रोक रहे होते हैं, मगर इस बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यानी कि कोडी रोज के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं। कोडी रोज यहाँ पे माइकल फॉली से जो अपना दोस्त है उनसे भी यहाँ से मिलते हैं, और यहाँ पे जो क्या होता है कि रैंडी ऑर्टन के ऊपर दो यानी कि सिक्योरिटी आ जाते हैं उनको अलर्ट करने के लिए, पर क्या होता है कि उल्टा ही पड़ जाता है, रैंडी ऑर्टन उनको ही यहाँ पे समझाने लग जाते हैं। भाई रैंडी ऑर्टन तो खुद भी यानी कि वो इस बात के लिए रेडी थे कि जब यानी कि कोडी रोज का रिटर्न होगा तो मुझे कैसे यानी कि फेस रिएक्शन देना है उस बंदे को, ये बात अच्छी तरीके से जानते थे। मगर यहाँ पे क्या होता है कि बातें करने के लिए आते हैं कोडी रोज, मगर दरअसल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब यहाँ पे रिएक्शन हमें देखने को मिलता है तो कोडी रोज सीधा अपने यानी कि पर्सनल मुद्दे के ऊपर आ जाता है और पूरी तरीके से वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा होता है रैंडी ऑर्टन वाइपर को। भाई मुझे तो पता था, मगर निकोडस को भी ये बात शायद अच्छी तरीके से पता होगी, जब यानी कि कोडी रोज और रैंडी ऑर्टन के फेस टू फेस रिएक्शन हो गए तो क्या यानी कि रिवेंज यानी कि हो सकता है कोडी रोज का रैंडी ऑर्टन वाइपर्स के अगेन। भाई मारधाड़ तो मुझे लगता है कि पूरे 10 मिनट तक चली इन यानी कि दोनों बंदों के बीच में, और यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा वो अटैक किए गए हैं तो वो रैंडी ऑर्टन ने किए गए, मगर मुझे इतना खास मज़ा नहीं आया, क्योंकि भाई जब अगर ब्लड वगैरह खून निकलता तो ही मज़ा आता। मगर यहाँ पे क्या होता है कि सिक्योरिटी का हमें एक झुंड देखने को मिलता है, जहाँ पे वो अपनी पूरी तरीके से रिवेंज नहीं ले पा रहे होते हैं। हाँ भाई वो बात अलग है, यानी कि रैंडी ऑर्टन ने एक मैच लड़ी थी, शायद यही यानी कि रिएक्शन हो सकता है उसके ऊपर, जो यानी कि वो लड़ यानी कि बिल्कुल भी नहीं पा रहा था कोडी रोज से, और इसके बीच जो सिक्योरिटी वाले होते हैं वो उसके ऊपर तो बहुत सारे होते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर तो। पर भाई इस मैच में एक और यहाँ पे ट्विस्ट आता है, और वो ये होता है कि जो माइकल फॉली होते हैं वो समझाने आ जाते हैं रैंडी ऑर्टन आरकेओ को, मगर क्या होता है कि उनको ही एक यानी कि आरकेओ दे देते हैं वो, यानी कि डर्टी यानी कि रैंडी ऑर्टन जो वाइपर होते हैं पूरी तरीके से एक यानी कि अच्छा तो हमें मूवमेंट वो लास्ट में वो देकर गए। और भाई ये जो नज़र थी ना रैंडी ऑर्टन वाइपर की यानी कि कोडी रोज के फेस के रिएक्शन के ऊपर, तो मुझे लगता है कि ये यानी कि बहुत ही ओवर लेवल मूड में सोच रहा होता है बंदा, जब लास्ट में भी ऐसा अटैक कर सकता है तो आप समझ लो कि कोडी रोज का यानी कि किस तरीके से वो रिएक्शन कर सकता
है इन अटैक्स के ऊपर। भाई ये था आज का यानी कि मेन यानी कि स्मैकडाउन फुल, और मुझे लगता है कि इसमें यानी कि मुझे लगता है कि मेन जो बातें हैं ना वही करने में जो है वो सही लगती हैं। अगर ये वीडियो आपको सही लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा।